चलिए, क्या हाल चाल? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए और लिखिए मन से, ठीक है? और टेस्ट भी दीजिए मन से, ठीक है? तो शनिवार को टेस्ट में तो हम मौजूद नहीं हुए थे, लेकिन मौजूद नहीं हुए थे अपना काम में व्यस्त थे। बहुत काम करना होता है ना। तो जो होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं? दूसरे सप्ताह के होमवर्क हम दे चुके हैं ना? रात में हमको भेज देना चाहिए, लेकिन सुबह में हम भेजे हैं और सब चीज शामिल कर दिए। क्वेश्चन बैंक भी शामिल कर दिए हैं, जो शनिवार को टेस्ट हुआ था वो भी शामिल कर दिए ना। बायोलॉजी में चैप्टर घटा दिए हैं, बाद बाकी थोड़ा थोड़ा सब लेकर के चल रहे हैं। और अगर रिजल्ट चाहिए तो हर सब्जेक्ट को आपको भी लेकर चलना होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को आपको भी लेकर चलना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। नहीं चाहिए तो जैसे मन कर रहा है वैसे कीजिए, लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको चलना पड़ेगा। और सभी सब्जेक्ट में एवरेज नॉलेज आपको होने चाहिए। और देखिए, आगे आने वाले दिनों में पर्व सब है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है। उससे होमवर्क को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोमवार से शुक्रवार होमवर्क रहेगा, शनिवार को उसका टेस्ट होगा। मान लिया जाए कि उस रोज दशहरा पड़ता है, तो हम क्वेश्चन बना करके जो है एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम चैनल पर, हर जगह हम भेज देंगे। आप उस टाइम में बैठ करके बना लीजिएगा और बनाने के बाद अपना दशहरा, दिवाली, छठ मनाइएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। 1 घंटा बना करके 24 घंटा में 1 घंटा पढ़ने पर टाइम दे करके बाद बाकी टाइम बना लेंगे। जैसे कि इसी शनिवार को हम देख रहे थे, सप्तमी या अष्टमी है, जो भी है, तो उसमें जो है हो सकता है कि आपके मन में हो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि होमवर्क सोमवार से शुक्रवार ही रहेगा, शनिवार को उसका टेस्ट होगा, रविवार को पूरा फ्री छोड़े हैं। रविवार को एक बार फिर से उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए, फिर सोमवार से शुक्रवार टेस्ट। आवाज बढ़ा दीजिए हो। हेलो, हाँ, ठीक है। तो होमवर्क जो है वही सोमवार से शुक्रवार चलेगा। क्या हो रहा है? आवाज गूंज रहा होगा ऑनलाइन में, देखो तुम। अरे देखो नहीं यार तुम। होमवर्क सोमवार से शुक्रवार होगा, शनिवार को टेस्ट होगा और रविवार को जो है उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है? फिर से रिवीजन करना। जितना ज्यादा रिवीजन उतना आपका कंफ्यूजन दूर, उतना रिजल्ट आपका पक्का होगा। समझ गए? आज लास्ट लाइन हम यही लिखे हैं, रिवीजन आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। लास्ट लाइन हम यही लिखे हैं, समझ गए? नीचे मेरा साइन। चलिए, तो ना हम देंगे आपको। कौन नोट देंगे? जो फिलहाल चल रहा है वो लेकर के पढ़िए। पढ़ने में जो है खर्चा नहीं कीजिएगा तो कौन चीज में खर्चा कीजिएगा? दूसरा आएगा, दूसरा भी लेना पड़ेगा। हाँ, चलिए अब आ जाइए। ये तो सामान्य जानकारी हुआ। अब आ जाइए, पढ़ते हैं। और उस रोज टेस्ट में पता नहीं आपको कितना आया, नहीं आया, वो तो आप ही जानते होंगे। 60+ है सबको? 60+ है? 60 से नीचे वाले भी तो होवे करेंगे। तो जिनका 60 से नीचे है, भारी दिक्कत है, भारी दिक्कत है। अगर आप लड़का है तो, लड़की है तो थोड़ा चल सकता, पीटी में हो जाएगा रिजल्ट। समझ गए? लड़का है, भारी दिक्कत, कुछ नहीं हो सकता आपको।
हम खड़े मुंह पे बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता आपको, एकदम नहीं होगा। रिजल्ट का सपना आप छोड़ दीजिए, समझ गए। अगली बार के लिए अब तैयारी कीजिए आप, इस बार कुछ नहीं होने जा रहा है, समझे। सब चीज पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आउट है कि इतना से ही आएगा, तब 30-35 ला रहे हैं। तो आप भरम में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आपसे कुछ होगा, समझ गए। आप अपने आप को भरम में रखे हुए कि आपसे कुछ होगा, कभी नहीं हो सकता है, समझे। चलिए, लड़का 60 से कम और लड़की 40 से कम अगर है होमवर्क सीरीज में, भारी दिक्कत, बहुत दिक्कत। 1275 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम लिख करके दे सकते हैं ये बात, समझे। अब आगे जो 2024 में 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगा ना, उसके लिए आप तैयारी कीजिए अभी से, समझे। आगे आइए। भारत की नदियां, देखिए जो है आपको नदी में पिछले क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। जैसे नदी में उद्गम स्थल क्या है, संगम या मुहाना क्या है, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र क्या है। फिर आपको जो है कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, कौन नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, कौन नदी अरब सागर में जल गिराती है। फिर प्रद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां में क्या अंतर है, इन बातों से पिछले क्लास में हमने आपको अवगत करवाया है। अब आज के सेशन में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से कंटिन्यू होंगे। देखिए, मानचित्र पर आप आएंगे तो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कुछ नदियां निकलती हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कुछ नदियां निकलती है जिसे हिमालय की नदी कहते हैं। और भारत के दक्षिणी भाग में प्रद्वीपीय पठार है, इस प्रद्वीपीय पठार से कुछ नदियां निकलती है जिसे प्रद्वीपीय पठार की नदियां कहते हैं। तो भारत की नदियों को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रद्वीपीय पठार की नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं और जो प्रद्वीपीय पठार की नदियां हैं, इन दोनों में अंतर को भी हमने स्पष्ट किया था और थोड़ा सा यहां पर और हम लोगों को जानना है। भारत की नदियां को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदियां, दूसरा आपको प्रद्वीपीय पठार की नदियां। प्रद्वीपीय पठार की नदियां, देखिए हिमालय की नदियों के विषय में हमने आपको बतलाया था कि जो हिमालय की नदियां है, हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, सतत वाहिनी होती है, सदा नीरा होती है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, अर्थात इसमें साल के 12 माह में जल होता है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होता है, बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। वही जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां होती है,
यह आपको मौसमी होती है, यह आपको मौसमी होती है, मौसमी होती है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों को जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होता है। इसलिए प्रद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में जल होता है। बाद बाकी जो अदर मौसम होते हैं उसमें प्रद्वीपीय भारत की नदियों में जल नहीं होता है, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में जल नहीं होता है। ऑनलाइन वाला को साउंड प्रॉब्लम नहीं ना है जी? है? हाँ, क्या तुम लोग करके रखता है यार, एक रोज सेट करके रखो, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रद्वीपीय भारत की नदियों में एक नदी है कावेरी। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में एक नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी सदा नीरा होता है, सतत नहीं होता है या 12 मासी होता है। कावेरी एक अपवाद स्वरूप प्रद्वीपीय भारत की नदी है जो सदा नीरा 12 मासी या फिर सतत वाहिनी होता है। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि जो प्रद्वीपीय भारत की जो हिमालय की नदियां हैं वह आपको अपनी युवावस्था में है, जो हिमालय की नदियां हैं वह आपको अपनी युवावस्था में है, और वही जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह है आपको अपनी प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। पिछले सेशन में हम आपको यह बात क्लियर किए थे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था नहीं क्लियर किए, एकदम हम आपको क्लियर किए हुए, समझ गए। तो इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ जानकारी देकर के निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने आपको यह क्लियर किया है। क्लियर यही किए थे कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, फिर उत्तर भारत के उत्तर में स्थित हिमालयी पर्वत है, प्रद्वीपीय पठार है। इन सभी भूभागों में भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय पठार। और प्रद्वीपीय पठारी क्षेत्र से ही, प्रद्वीपीय पठारी क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, तो इस क्षेत्र में सभी प्रकार की क्रियाकलाप हुई। सबसे पहले इसी क्षेत्र में नदियों का बहाव शुरू हुआ, तो प्रद्वीपीय भारत की नदियां जो है आपको प्राचीनतम नदियों में से एक है। वही जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण बाद के वर्षों में हुआ, तो वहां से नदियों का बहाव बाद के वर्षों में हुआ। प्रद्वीपीय भारत की तुलना में उत्तर में स्थित हिमालयी पर्वत से निकलने वाली नदियां आधुनिकतम है या नया है या फिर वह अपनी युवावस्था में है, और दूसरी जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह आपको अपनी प्रौढ़ावस्था में है, अपनी प्रौढ़ावस्था में है। देखिए, हिमालय की नदियां युवावस्था में होने के कारण अपर्दन करती है, अर्थात तोड़फोड़ करती है, अर्थात अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को, पेड़ पौधों को तथा अन्य कोई भी हिमालय की नदियों के मार्ग में आता है तो वह उसको तोड़ते फोड़ते हुए अपनी धारा के साथ बहाकर लेकर चली जाती है, बहाकर लेकर चली जाती है। वही प्रद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था में है, यह अपर्दन नहीं करती है, यह तोड़फोड़ नहीं करती है। तो आप स्वयं सोचिए कि जो नदी तोड़फोड़ करती है, जो नदी अपर्दन करती है, उसके साथ बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान ये सब अवसाद बहकर जाता है, और जो नदी तोड़फोड़ करता ही नहीं है तो उसके मार्ग में कोई बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों की जो धारा होती है, हिमालय की नदियों की जो धारा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के अवसाद होते हैं, विभिन्न प्रकार के अवसाद होते हैं, और हिमालय की नदियां उन अवसादों को अपने मुहाने पर जाकर जमा करती है। हिमालय की नदियां अपने अवसादों को मुहाने पर जाकर जमा करती है।
और उस अवसाद के जमा होने से विभिन्न प्रकार की आकृति बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। सामान्य तौर पर डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार ही हो, सामान्य तौर पर ऐसा होता है। तो जो हिमालय की नदियां हैं, यह आपको डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कुछ भी नहीं होता है, सीधा सोचिए आप, सीधा समझिए आप। हिमालय की नदियां जो तोड़फोड़ करती है, जो बालू कंकर पत्थर चट्टान पेड़ पौधा इस सबको बहा करके अपने साथ ले जाती है। अब नदी की धारा हर जगह एक समान नहीं होती है। नदी की धारा कहीं तीव्र होती है, कहीं धीमी होती है। नदी की धारा विशेष तौर पर उसके मुहाने पर जो है धीमा हो जाता है, और जब नदी की धारा उसके मुहाने पर धीमा हो जाता है तो नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को एक जगह जमा कर देती है। तो नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को जो एक जगह जमा कर देती है, उसी से जो विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है क्या? तो उसी को कहा जाता है आपको डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा की आकृति सामान्य तौर पर होती है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार होती है। वही जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां, वही जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां है, यह तो तोड़फोड़ करती ही नहीं है। ये नदियां अपने साथ अवसाद बहा कर ले ही नहीं जाती है। तो ये जो नदियां होती है, इन नदियों का जो संगम या मुहाना होता है, वहां पर कोई अवसाद जमा नहीं होता है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों का मुंह उसके संगम या मुहाना के पास एकदम ओपन होता है। एकदम क्या होता है? ओपन होता है। तो प्रद्वीपीय भारत की नदियों के संगम या मुहाना पर, नदियों का मुंह संगम या मुहाना पर एकदम ओपन होता है। इसी को एस्चुअरी कहा जाता है। इसी को एस्चुअरी कहा जाता है। तो प्रद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब जो है आपको एस्चुअरी का निर्माण करती है। आशा करते हैं आप डेल्टा और एस्चुअरी में थोड़ा सा अंतर आप समझे होंगे। सीधे तौर पर आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतीय चट्टान है, उस सबको तोड़ते फोड़ते हुए आगे लेकर के बहती हुई उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आकर के अपना जल बांग्लादेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये जो गंगा नदी है, ये अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है, उन अवसादों को ये अपने संगम या मुहाना पर जमा कर देती है, अपने संगम या मुहाना पर जमा कर देती है। और यह जो विशेष प्रकार का आकृति बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई, मध्य प्रदेश में बहती हुई, गुजरात में बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये नदियां अपने साथ कोई अवसाद बहाकर लेकर जाती ही नहीं है। और जब ये नदियां अपने साथ कोई अवसाद बहाकर लेकर जाती ही नहीं है, तो इसका जो संगम या मुहाना होता है, यहां पर इसका जो मुख होता है वह ओपन होता है, खुला हुआ होता है। मुख ओपन होता है, खुला हुआ होता है। तो नदियों के मुहाने पर जो उसका मुख ओपन होता है, खुला हुआ होता है, उसी को कहा जाता है एस्चुअरी। क्या कहा जाता है? एस्चुअरी। और वही जिन नदियों के संगम या मुहाने पर अवसाद जमा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका मुंह ओपन नहीं होगा, और अवसाद जमा होगा तो एक विशेष प्रकार का आकृति बनेगा, वही हो जाएगा आपको क्या? डेल्टा। तो थोड़ा सा समझ में आया? चलिए, इसके बाद हिमालय की नदियां की अगर बात की जाए तो यह पूर्वगामी नदी का उदाहरण है। और पूर्वगामी नदी उस नदी को कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूर्वगामी नदी के उदाहरण है। वही प्रद्वीपीय
भारत की नदियां अनुगामी या अनुवर्ती नदी के उदाहरण है। अनुगामी या अनुवर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, उसी को अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अगर बात की जाए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की, तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से गोदावरी नदी यहां से निकलती है, और गोदावरी नदी जो है अपने ढाल के अनुरूप जो है इस प्रकार से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर आपको कृष्णा नदी इस प्रकार से बहती है और बहती हुई अपना जल आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिराती है, आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखिए, जो प्रद्वीपीय भारत है, प्रद्वीपीय भारत में जो ढाल है, समझ गए, पश्चिमी भाग में ऊंचा है और पूर्वी भाग में जो है कम ऊंचा है, पूर्वी भाग में कम ऊंचा है। तो नदियां जो है पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर बहती है, नदियां पश्चिमी ढाल से पूर्वी ढाल की ओर जो है आपको बहती है। यही कारण है कि गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बावजूद भी ये नदियां अपना जल गिराती हैं, कहां? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जबकि अरब सागर तो एकदम नजदीक में है, अरब सागर एकदम नजदीक में है, लेकिन ये नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती नहीं है, बल्कि ये नदियां जो है अपना जल गिराती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। तो यही अंतर है प्रद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में। अब हम लोग जो है आगे गंगा नदी तंत्र के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज हम स्पेशली बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, हिमालय की नदियां और प्रद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, उस अंतर को जो है आप पढ़िए, पढ़ लीजिए सब लोग। पढ़ लिए, क्या अंतर है समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? याद रहेगा ना? आगे बढ़ना जाए, चलो। अब आइएगा, नोट में जो है 2-3 पॉइंट होगा, जैसे हिमालयी क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र को तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है? देखिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है पृथ्वी पर, ऐसे 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीला होता है, वहां पर बर्फ जमा होता है। तो जैसे ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीला होता है, वहां पर बर्फ जमा हुआ होता है, उसी प्रकार से जो हिमालयी क्षेत्र है वह भी बर्फीला होता है, वहां पर भी बर्फ जमा हुआ होता है। यही कारण है कि हिमालयी क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यह होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण जो है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा करती है। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है, आपसे बहुत बार अनेकों परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है, तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, फिर जो है आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोट में जो 2-3 पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिएगा, वो याद करने वाले पॉइंट है। अब हम लोग सीधे तौर पर आ जाते हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में, यानी गंगा नदी तंत्र यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आप गंगा नदी के विषय में जानिए। सबसे पहले आप गंगा नदी के विषय में जानिए, फिर गंगा की सहायक नदी के विषय में जो है जानना है। देखिए, भारत में अनेकों नदियां बहती है, परंतु भारत में बहने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी होने के साथ साथ भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग यज्ञ अनुष्ठान में
गंगा नदी के जल का उपयोग करते हैं। और एक न्यूज आया है कि गंगा नदी जल के ऊपर भी केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी लगाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई, हम बहुत बढ़िया से इस न्यूज को देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, अब इसमें कितनी सच्चाई हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कहीं कहीं पढ़े हैं, बहुत ज्यादा अच्छा से नहीं पढ़े हैं, तो गंगा नदी पर भी जो है, गंगा नदी के जल के ऊपर भी जो है केंद्र की मोदी सरकार जो है आपको जीएसटी लगाने जा रही है, या फिर लगा दी है, आप अपना देख लीजिएगा। हाल फिलहाल का न्यूज है ये। तो जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कुछ स्रोत इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर कहता है, लेकिन अधिकतर स्रोत, एनसीईआरटी जैसे स्रोत भी 2525 किलोमीटर का ही जिक्र करता है। तो आपको गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर ही मान करके चलना है। साथ ही साथ जो गंगा नदी है इसे वर्ष 2008 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इस नदी को जो है वर्ष 2008 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा नदी में डॉल्फिन, समझ गए, डॉल्फिन जीव पाया जाता है, जिस डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, विरासत पशु हाथी है जी, विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को 2009 ईस्वी में घोषित किया गया है। वहीं वर्ष 2017 की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में, और उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन हुआ है 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, और फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ही वर्ष 2017 में अपने एक निर्णय में गंगा नदी और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा नदी और यमुना नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 ईस्वी में जीवित मानव का दर्जा दिया है। पहले तो ये करंट का विषय था, लेकिन अब ये इतिहास और भूगोल का विषय हो गया है कि कौन से हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। फिर जो है आपको कौन कौन सी नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट, इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछेगा, कौन सी दो नदियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। तो दोनों प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर बात गंगा नदी की जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है यह आपको उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती हुई झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई, बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अर्थात इसका जो अपवाह या प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र है। इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र है। और आगे जो है गंगा का उद्गम क्या है, फिर जो है आपको कई सारी नदियां हैं जो गंगा से आकर मिलती है, वह उसकी सहायक नदियां हो जाएगी। तो इस विषय में जो हम लोग चीजों को देखेंगे, तो यहां पर आप समझिएगा कि उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में एक संतोपत हिमानी है। उत्तराखंड राज्य में एक संतोपत हिमानी है, एक केदारनाथ है, समझ गए, एक केदारनाथ है, एक गौमुख हिमानी है, समझ गए, एक गौमुख हिमानी है। तो उत्तराखंड राज्य में एक संतोपत हिमानी है, और उत्तराखंड राज्य में जो संतोपत हिमानी है, इस संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है।
इस संतोपथ हिमानी से कौन नदी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है। ये अलकनंदा की धारा है। कई सारी नदियां अलकनंदा से आकर मिलती है। कई सारी नदियां अलकनंदा के दाहिने तट से, अलकनंदा के बाएं तट से कई सारी नदियां आकर मिलती है। और ध्यान रहे, दो नदियां आपस में जहां मिलती है उसे प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग। दो नदियां आपस में जहां मिलती है उसे प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग। प्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा नदी जो है आपको संतोपथ हिमानी से निकलती है। इससे आकर कई सारी नदियां मिलती है। जैसे कि इससे आकर धौली गंगा मिलती है। ये धौली गंगा है, धौली गंगा नदी आकर मिलती है। अलकनंदा से धौली गंगा जहां मिलती है वह स्थान है आपको विष्णु प्रयाग। वह स्थान क्या है? आपको विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा से धौली गंगा जहां मिलती है यह है आपको विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा से नंदाकिनी नदी जाकर मिलती है। नंदाकिनी, कौन नदी? नंदाकिनी। अलकनंदा से नंदाकिनी जहां पर मिलती है यह नंदाकिनी नदी है। इसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा से पिंडार जाकर मिलती है। अलकनंदा से पिंडार जाकर मिलती है। और अलकनंदा से पिंडार नदी जहां जाकर के मिलती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग कहते हैं। इसके बाद आगे आप आएंगे तो केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है आपको मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जहां जाकर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी जहां पर जाकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। यह है आपको रुद्र प्रयाग। यह है आपको रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। इसके बाद गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। यह भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी अलकनंदा से जहां जाकर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। देव प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बतला दिया था कि दो नदी का संगम ही प्रयाग कहलाता है। दो नदी जहां पर जाकर मिलती है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रयाग। एक तरफ आपको अलकनंदा है, दूसरी तरफ धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। अलकनंदा से धौली गंगा नदी जहां पर जाकर मिलती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी जहां पर जाकर मिलती है उसे नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडार नदी जहां जाकर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसे रुद्र प्रयाग। अलकनंदा से भागीरथी नदी जहां जाकर मिलती है उसे कहते हैं हम लोग देव प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? देव प्रयाग। यहां पर ये तो प्रयाग ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक बात और हम लोग कह सकते हैं। एक बात यहां पर और हम लोग यह कह सकते हैं कि जो धौली गंगा नदी है, नंदाकिनी नदी है, पिंडार नदी है, मंदाकिनी नदी है और भागीरथी नदी है, ये सभी की सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ये सभी की सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। एक बात यह कह सकते हैं। और दूसरी बात, विष्णु प्रयाग में कौन नदी मिलती है? नंद प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? रुद्र प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? देव प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? ये दो बात हमने आपको स्पष्ट किया है। इसको जो है आप काफी अच्छे ढंग से याद रखिएगा और इसको मानचित्र पर जो है आप निश्चित तौर पर ड्रॉ कर लीजिएगा।
बिना मानचित्र के ड्रॉ के यह चीज आपको याद नहीं रह सकता है, तो इसलिए जो है इसे आपको मानचित्र पर ड्रॉ कर लेना है। हमको लगता है नोट में ये मानचित्र के थ्रू नहीं दर्शाया गया है। नोट में सिर्फ विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग बराबर क्या, कर्ण प्रयाग बराबर क्या, नंद प्रयाग बराबर क्या, इस प्रकार से जो है आपको लिखा हुआ है। तो हम यह चाहते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप जो है इसका फिगर बना लीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। हम इससे और स्पष्ट फिगर बना दे क्या, या फिर इससे काम चल जाएगा? आए बना दे, फिर से बनाइए फिगर। ठीक है, एक और बनाते हैं।